नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो पार्ट 3 होगा प्रदीप कुमार द्विवेदी की जो हिंदी साहित्य का जो यूपीएससी का जो हमारा सेशन चल रहा है। ठीक है, जो हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने कहा था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर के जो 344 इन्होंने 2018 में पाया था, 344 अंक इन्होंने प्राप्त किया था 500 में से, टोटल में से। और इनकी जो जो कापी है जो कि दृष्टि के द्वारा पब्लिकेशन की गई है इनके साइट्स पर। ठीक है, पिछले इन्होंने 10 यहाँ पे इनके मैं बता दूं कि 10 सेट्स यहाँ पे इन्होंने दिया है, उत्तर पुस्तिका लिखी है। तो यहाँ पे हम 10 सेट्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये इसी अनुच्छेद में जो है ये तीसरा पार्ट होगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो प्रदीप कुमार द्विवेदी जो कि हमने इसके बारे में बहुत पहले डिस्कशन कर दिया है, तो आई थिंक आपको अब यहाँ पे डिस्कशन करना काफ़ी समय की बर्बादी होगी। ठीक है, जैसे कि आपको सभी को पता होगा। तो पार्ट 3 चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा पिछला वाला सेशन जहाँ से समाप्त हुआ था उसी के आगे हम वहाँ पे मूव ऑन करेंगे, अगले से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सेक्शंस ए हमारा जो हमारा समाप्त हो गया था। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास अंतर्गत जो शब्द आते हैं, जो जो क्वेश्चंस आते हैं, उसको हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हम सेक्शंस बी में यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। सेक्शन बी का खंड ख और खंड ख को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न अनिवार्य होता है। आपको पता होगा कि सेक्शन बी का जो 5वां प्रश्न होता है वो अनिवार्य होता है, आपको करना ही करना है। सेक्शन ए का खंड क का पहला क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य है, और सेक्शन बी का खंड क का जो पहला क्वेश्चन है वो अनिवार्य है। ठीक है, तो पहला और 5वां क्वेश्चन अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सेक्शन बी का जो खंड का पहला क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित पर 150 शब्दों में आपको लिखना है। 10 यहाँ पे आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पाँचों क्वेश्चंस के 10 यहाँ पे नंबर आपको यहाँ पे डिवाइड दिए गए हैं। टोटल जो है वो 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी साहित्य इतिहास लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी राम स्वरूप जो चतुर्वेदी की जो साहित्य इतिहास की जो लेखन शैली थी उस पर आपको प्रकाश डालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जो थे वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में उस मोड़ पर आते हैं जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं आचार्य द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य इतिहास को अपनी विधेयवादी और परंपरावादी इतिहास की दृष्टि से परिपक्व कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जो थे वो हिंदी इतिहास के लेखन के काल पर उस मोड़ पर आते हैं जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य इतिहास के लेखन में अपनी विधेयवादी और परंपरावादी इतिहास की दृष्टि से परिपक्व कर चुके थे। ठीक है, मतलब कि जो कहानी, जो कविता, जो निबंध लिखी गई थी वो इस समय तक एकदम अपने परिपक्व अवस्था में थी, क्योंकि यहाँ पे महान जो कवि थे, जो आचार्य द्विवेदी थे, जो शुक्ल जी थे, वो अपनी साहित्य इतिहास की लेखनी से विधेयवादी और परंपरावादी इतिहास की दृष्टि से परिपक्व कर चुके थे और प्रामाणिक तथ्यों की उपलब्धि की समस्या लगभग खत्म हो चुकी थी। ठीक है, अब काल विभाजन की वैज्ञानिक हो गया था। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई थी कि काल का यहाँ पर जो विभाजन था वह वैज्ञानिक रूप से हो चुका था, और यहाँ पर साहित्य का जो विकास था वो भरपूर मात्रा में हो चुका था। अब यहाँ पे जो जिसकी उपस्थिति होती है, जिसकी एंट्री होती है, वो कौन आते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी आते हैं। तो इनके कहने का मतलब यही है कि आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में उस मोड़ पर आते हैं जब आचार्य शुक्ल व आचार्य द्विवेदी ने साहित्य इतिहास को अपनी विधेयवादी और परंपरावादी इतिहास दृष्टि से परिपक्व कर चुके थे, और प्रामाणिक तथ्यों की उपलब्धि की समस्या लगभग खत्म हो चुकी थी तथा काल विभाजन भी वैज्ञानिक हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऐसे में हिंदी साहित्य जो था वो संवेदना और विकास नामक पुस्तक में उन्होंने क्या दिया? इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य संवेदना और विकास। तो इन्होंने इस पुस्तक में लिखा, स्पष्ट किया कि परंपरा और वैज्ञानिकता, ठीक है, परंपरा और वैज्ञानिकता जो है वो चित्त वृत्तियों का जो दर्पण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकता का मतलब कि चित्त वृत्तियों का दर्पण, अलग अलग सिद्धांत नहीं बल्कि एक ही है। ठीक है, परंपरा के विकास से ही, जिस तरह से परंपरा का विकास होगा से ही जनता की चित्तवृत्तियाँ निर्मित होती है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से परंपरा का विकास होगा उसी प्रकार से मनुष्य की जो चित्तवृत्तियाँ हैं, जो सोचने समझने की जो माइंडसेट है, वो उनका भी डेवलप होता है, उनका भी विकास होता है, वो भी निर्मित होती है। चित्तवृत्तियाँ से कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो मनोवृत्तियाँ हैं, जो हमारे सोचने समझने की जो हमारा दृष्टिकोण है, ठीक है, चित्तवृत्तियाँ मतलब दृष्टिकोण जो हमारा है वो भी परंपरा के विकास के साथ ही चित्तवृत्तियों का भी निर्मित होती है, निर्माण होता है। ठीक है,
और इस प्रकार उन्होंने आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी का इतिहास दृष्टि को जो है एकीकृत करने का प्रयास किया। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुक्ल का जो काव्य था और आचार्य द्विवेदी का जो इतिहास की दृष्टि से एकीकृत करने का मतलब इतिहास की दृष्टि से वो एक थे, उनको ये कहने का मतलब था। ठीक है, उनके काव्य में कोई विशेष विभिन्नता नहीं थी। यहाँ पे कहने का मतलब ये बताया गया है कि जैसे हिंदी में साहित्य में संवेदना और विकास नामक पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि परंपरा और वैज्ञानिकता जो है अर्थात चित्तवृत्तियों का दर्पण जो है वो अलग अलग सिद्धांत नहीं बल्कि एक ही है और परंपरा के विकास से ही जनता की चित्तवृत्तियों का निर्मित होती है। इस प्रकार उन्होंने आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी इतिहास जो है इतिहास की दृष्टि से एकीकृत करने का प्रयास किया है। ठीक है, इतिहास की दृष्टि से वो एक थे, वही चीज़ें बताई हैं। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया है उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से समय बदला उस प्रकार से चित्तवृत्तियाँ बदली, उस प्रकार से काव्य का निर्माण भी हुआ, तो इतिहास की दृष्टि से एक थे। कई जगह उन्होंने आचार्य शुक्ल के सिद्धांतों जैसे भक्ति आंदोलन में इस्लाम के प्रभाव यानी क्लेच्छ वाहिनी के आक्रमण का समर्थन किया, तो कई जगह उसमें जो है क्या किया, संशोधन किया। ठीक है, संशोधन भी किया। जैसे कबीर की भाषा के संबंध में आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने लेखन में समकालीन कवियों लेखकों को भी पर्याप्त स्थान देते हैं जैसे तथा उनके महत्व को भी प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि कई जगह तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भक्ति आंदोलन में इस्लाम जैसे प्रभाव यथा जैसा, ठीक है, यानी क्लेच्छ वाहिनी के आक्रमण को समर्थन दिया, लेकिन कई जगह उसमें संशोधन भी किया। इन्होंने बताया कि जो इनके द्वारा जो रचना की गई थी कबीर की भाषा के संबंध में आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने लेखन में समकालीन कवियों लेखकों को भी पर्याप्त स्थान देते हैं तथा उनके महत्व को भी प्रतिपादित करते हैं। यही बात की जाए तो काल विभाजन के विषय में उनका जो मत है वो अगले स्तर पर जाकर भक्ति काल, आदिकाल के सिद्ध साहित्य आदि का पुनर्जागरण तथा अन्य को रीतिगत प्रवृत्तियों में भी विभाजित करता है। कुल मिलाकर उनके यहाँ विभिन्न दृष्टियाँ हाथ मिलाकर चलने लगती हैं तथा एक संश्लिष्ट इतिहास उपस्थित होता है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बताया कि काल विभाजन की दृष्टि से उनका मत जो था वो अगले स्तर पर जाकर भविष्य काल जो है आदिकाल के सिद्ध साहित्य आदि का और पुनर्जागरण तथा अन्य को रीतिगत प्रवृत्तियों में विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए कि जो काल विभाजन के विषय में उनका जो मत था, उन्होंने बताया कि उनका मत आगे के स्तर पर जाके जो है भविष्य काल, आदिकाल के सिद्ध साहित्य आदि का और पुनर्जागरण तथा अन्य को जो है रीतिगत प्रवृत्तियों में विभाजित करता है। कुल मिलाकर उनके यहाँ विभिन्न दृष्टियाँ हाथ मिलाकर चलने लगती है, मतलब कई दृष्टियों से इतिहास का विभाजन करते हैं। इनकी जो देखने की शैली है, जो कविता को जो दृष्टिकोण है वो अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों को यहाँ पे समन्वय है। ठीक है, तो कुल मिलाकर उनके यहाँ विभिन्न दृष्टियाँ हाथ मिलाकर चलने लगती तथा एक संश्लिष्ट इतिहास उपस्थित होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार संश्लिष्ट निगाहों से इसको एक बार कि आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में उस मोड़ पर आते हैं जब आचार्य शुक्ल व आचार्य द्विवेदी साहित्य इतिहास को अपनी विधेयवादी और परंपरावादी इतिहास दृष्टि से परिपक्व कर चुके थे। प्रामाणिक तथ्यों की उपलब्धि की समस्या लगभग खत्म हो चुकी थी और काल विभाजन में भी वैज्ञानिकता आ चुकी थी। ठीक है, ऐसे में हिंदी साहित्य संवेदना और विकास नामक पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट किया कि परंपरा और वैज्ञानिकता चित्तवृत्तियों का दर्पण है, जो कि चित्तवृत्तियों का दर्पण है, अलग अलग नहीं, सिद्धांत अलग नहीं है बल्कि एक ही है, और सिद्धांत अलग नहीं बल्कि एक ही है, और परंपरा के विकास से ही जनता की चित्तवृत्तियों का निर्माण होता है। इस प्रकार उन्होंने आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के इतिहास को दृष्टि से एकीकृत करने का प्रयास किया है और कई जगह उन्होंने आचार्य शुक्ल के सिद्धांतों जैसे भक्ति आंदोलन में इस्लाम के प्रभाव जैसे क्लेच्छ वाहिनी के आक्रमण का समर्थन किया है, तो कई जगह उसमें संशोधन भी किया। जैसे कबीर की भाषा के संबंध में उन्होंने आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने लेखन में समकालीन कवियों लेखकों को भी पर्याप्त स्थान देते हैं तथा उनके महत्व को प्रतिपादित करते हैं। काल विभाजन के विषय में उनका मत जो है वो अगले स्तर पर जाकर भक्ति काल, आदिकाल के सिद्ध साहित्य आदि का और पुनर्जागरण तथा अन्य को रीतिकाल की प्रवृत्तियों में विभाजित करते हैं। कुल मिलाकर उनके यहाँ विभिन्न दृष्टियाँ हाथ मिलाकर चलने लगती हैं तथा एक संश्लिष्ट इतिहास उपस्थित होता है। ठीक है, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो मनोवैज्ञानिक कहानी का परिचय के आधार पर पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक कहानी का परिचय दीजिए। तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन किस प्रकार से करते हैं, देखिए।
तो इन्होंने क्या लिखा है कि मनोवैज्ञानिक का जो प्रयोग है यूँ तो हिंदी कहानी में शुरुआत से ही अभिन्न अंग रहा है। ठीक है, यानी मनोविज्ञान का जो प्रयोग होता आ रहा है वो हिंदी कहानी में शुरुआत से ही होता रहा है, लेकिन प्रेमचंद्र एवं प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जैसे कथाकारों ने आमजन, मतलब जो आम लोग होते हैं, आमजन के मनोविज्ञान का सहज प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। ठीक है, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो मनोविज्ञान का जो प्रयोग है ये तो हिंदी कहानी में शुरुआत से ही होता आ रहा है और अभिन्न अंग रहा है, तथा प्रेमचंद्र एवं प्रसाद जैसे कथाकारों ने आमजन के मनोविज्ञान का सहज प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। ठीक है, तो यह बताने की कोशिश की गई प्रेमचंद्र व प्रसाद जैसे कथाकारों ने अपने आमजन के मनोविज्ञान के यहाँ पे विश्लेषण करके अपने सहज जो प्रयोग किया है अपनी कहानी में है। इसका कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान क्या होता है कि मनोविज्ञान मतलब एक दूसरे के, आप अगर किसी के सामने बैठे हैं तो उसके विज्ञान मतलब मनोविज्ञान मतलब कि उसकी मन की व्यथा को, मन की बात को समझ लेना, मन की बात को पढ़ लेना, उसी को अपने कहानी में जो है वो उल्लेखित कर देना ही क्या है कि मनोवैज्ञानिक कथाएं हैं। यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद ग्रॉस रूट लेवल में, मतलब कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को पहले मनोवैज्ञानिक जो व्यथा है, जो उनकी सोच है, उसको पहले यहाँ पर पहले उसको समझने का प्रयास किया, फिर उसको क्या किया अपनी कहानी में, अपनी कथाओं में, अपने निबंधों में उसको उतारने का भी प्रयास किया है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि मनोविज्ञान का प्रथा प्रयोग यूँ तो हिंदी कहानी में शुरुआत से ही अभिन्न अंग रहा है, तथा प्रेमचंद्र एवं प्रसाद जैसे कथाकारों ने आमजन के मनोविज्ञान का सहज प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। अगला पॉइंट, परंतु एक धारा के रूप में मनोवैज्ञानिक कहानियों का प्रणयन जो है, एक धारा के रूप में बात किया जाए तो एक धारा के रूप में मनोवैज्ञानिक जो कहानियों का जो प्रणयन है, ठीक है, जो इसके रचयिताकार हैं वो जैनेन्द्र द्वारा किया गया, जो बाद में इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय के लेखन में परिपक्व होकर उभरा। ठीक है, यहाँ पे बताया जाए कि मनोवैज्ञानिक अगर कहानियों के अगर लगातार जो एक धारा के रूप में अगर प्रवाहित की बात किया जाए तो यहाँ पे बताया गया कि मनोवैज्ञानिक कहानियों का जो प्रणयन था, जो इसके लेखककार थे, जो एक धारा के रूप में चले गए, वो जैनेन्द्र, इसकी शुरुआत होती है जैनेन्द्र से, जो कि बाद में इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय, ठीक है, तो अज्ञेय के लेखक में परिपक्व होकर उभरा। ठीक है, तो ये चीज़ अभी तक देखिए। अगला है कि मनोवैज्ञानिक कहानी फ्रॉयड के मनोविश्लेषण वाद से अपनी वैचारिक ऊर्जा ग्रहण करती है। मनोवैज्ञानिक जो कहानी है वो फ्रॉयड के मनोविश्लेषण के वाद से अपनी वैचारिक ऊर्जा ग्रहण करती है। फ्रॉयड का मानना है कि व्यक्ति की काम चेतना अर्थात लिबिडो उसके व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग है। यहाँ पे फ्रॉयड जो है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, एक कवि हैं और वो कवि क्या कहते हैं, फ्रॉयड का मानना है कि व्यक्ति का जो काम चेतना है, ठीक है, वो उसके व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, उसका व्यक्तित्व को निखारता है। आप जिस प्रकार के कर्म में विलीन रहेंगे उसी प्रकार की आपकी प्रवृत्ति, उसी प्रकार का आपका व्यक्तित्व है जो है निखरेगा। ठीक है, तो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि फ्रॉयड का मानना है कि व्यक्ति की काम चेतना जो होती है उसके व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, उसकी काम चेतना जो होती है उसके व्यक्तित्व से जुड़ी होती है, उसकी व्यक्तित्व ही उसकी काम चेतना को दर्शाने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पे व्यक्तित्व का जो व्यक्ति का जो काम है और उसके व्यक्तित्व के यहाँ पे बीच में जो संबंध है उसमें इन्होंने अभिन्न अंग मांगा है। और व्यक्ति का अध्ययन चेतन मन के स्तर पर करना अत्यंत भ्रामक हो सकता है, अतः व्यक्तित्व का सही परख वह व्यक्ति के निर्णयों में मुख्य भूमिका अचेतन तथा अवचेतन मन की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए कहाँ पे बताने की कोशिश, इनके विश्लेषण करने की जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि द्विवेदी जी के, ठीक है, जिनकी ये कॉपी है, तो प्रदीप द्विवेदी जी आप देख सकते हैं किस प्रकार से अवचेतन मन यहाँ पे शब्दों को जो बांधने की यहाँ पे कल्पना है, इसी कारण वर्ष यहाँ पे इन्होंने 344 अंक ग्रहण किए हैं। और कोई विशेष इनमें ऐसा नहीं है कि विशेष विद्वान प्रकट हो गए या फिर कोई ऐसी चीज़ इनके पास एक लेखन क्षमता बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जो शब्दों को बांधने की, जो शब्दों को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है, प्रेजेंट करने की जो इनकी शैली है वही इनको इतना मार्क्स दिलाती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि फ्रॉयड का मानना है कि व्यक्ति का जो काम है, इस लाइन को ध्यान समझने का, जो काम चेतना है वह उसके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, यानी उसका अभिन्न अंग है। यानी हमें यदि किसी के व्यक्तित्व को समझना है तो उसके हमें काम चेतना को समझना होगा, यदि हमें किसी व्यक्ति की काम चेतना को समझना है तो उसे हमें व्यक्तित्व को समझना होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति का अध्ययन अगर हमें करना है तो चेतन मन के स्तर पर करना होगा। ठीक है, चेतन मन, एक कॉन्शियस माइंड होता है हमारा, एक अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो यहाँ पे बताया कि अगर हम व्यक्ति का अध्ययन हमें करना है तो चेतन मन के स्तर पर हमें करना होगा,
माफ़ कीजिएगा, चेतन मन के स्तर पर करना जो है अत्यंत भ्रामक हो सकता है, क्योंकि चेतन मन जो होता है वो दौड़ता रहता है। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक समय में कोई एक घटना करता है, तो उसके आधार पर आप व्यक्ति के व्यक्तित्व का यहाँ पर मूल्यांकन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को पहली बार देखा, ठीक है, उसके प्रति अट्रैक्शंस हुआ कि आपको लगा कि ये व्यक्ति अच्छा है, लेकिन अंदर से वो व्यक्ति कैसा है वो आपको नहीं पता है, तो आपने चेतन मन के स्तर पर उसका जो है मूल्यांकन कर दिया, जो कि ये गलत बताया है। इन्होंने कहा कि ये भ्रामक हो सकता है, बाद में आपको इसका अंदाज़ा लगेगा कि आपने गलती किया, ठीक है। तो अतः व्यक्तित्व का सही जो परख होता है वो व्यक्ति के निर्णयों से मुख्य भूमिका अचेतन तथा अवचेतन मन की है, ठीक है। उनके निर्णय से और मुख्य भूमिका जो होती है अवचेतन तथा अचेतन मन की होती है, ठीक है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है। फ्रॉयड इन्हें ईड या ईगो तथा सुपर ईगो के माध्यम से व्यवस्थित करते। जब आप उसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली अज्ञेय की कहानियाँ, पठार की धीरज, मरुस्थल आदि मनोवैज्ञानिक कहानियों के उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। जो अज्ञेय की कहानी, जो पठार का धीरज और मरुस्थल जो कहानियाँ हैं इनकी, ये मनोवैज्ञानिक कहानियों के उत्कृष्ट उदाहरण है। एक बार फिर समझ लेते हैं, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, बेसिकली मनोविज्ञान का प्रयोग यूँ तो हिंदी कहानी में शुरुआत से ही होता आ रहा है, शुरुआत से ही अभिन्न अंग रहा है, तथा प्रेमचंद्र एवं प्रसाद जैसे कथाकारों ने आमजन के मनोविज्ञान का सहज प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। परंतु एक धारा के रूप में मनोवैज्ञानिक कहानी का प्रणयन जैनेन्द्र द्वारा किया गया, जो बाद में इलाचंद जोशी और अज्ञेय के लेखक में परिपक्व होकर उभरा। मनोवैज्ञानिक कहानी फ्रॉयड के मनोविश्लेषण बाद में अपनी वैचारिक ऊर्जा ग्रहण करती है। फ्रॉयड का मानना है कि व्यक्ति की काम चेतना अर्थात लिबिडो उसके व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग है। व्यक्ति का अध्ययन जो है वो चेतन मन के स्तर पर करना अत्यंत भ्रामक हो सकता है। अतः व्यक्तित्व की सही परख व व्यक्ति के निर्णयों में मुख्य भूमिका अचेतन तथा अवचेतन मन की है। फ्रॉयड इन्हें ईड, ईगो तथा सुपर ईगो के माध्यम से व्याख्यात करते हैं। अज्ञेय की कहानी, पठार का धीरज, मरुस्थल आदि मनोवैज्ञानिक कहानियों के उत्कृष्ट उदाहरण है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा में भिन्नताएं क्या है, उसको दर्शाइए, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार। तो आइए देखते हैं कि संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा में भिन्नताएं क्या है। तो संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा में यूँ तो कई स्तरों पर समान है, ठीक है, समानता इसमें कई पाई जाती हैं, परंतु उनकी कुछ विभिन्नताएं जो है वो दृष्टव्य हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, पहला कि संत काव्यधारा का दार्शनिक आधार जो है वो अनिश्चित है, ठीक है। जो संत काव्यधारा है वो दार्शनिक आधार जो इसका वो अनिश्चित है। इसके कवि जो हैं, ये कवि जो है वैष्णववाद, सूफीवाद, अद्वैतवाद आदि दर्शनों में एक साथ प्रभावित दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी एक दर्शन को महत्व नहीं दी गई है। यहाँ पर वैष्णववाद, सूफीवाद, अद्वैतवाद आदि दर्शनों में एक साथ ये प्रभावित दिखते हैं। मतलब इनकी जो कविताएं होती है, जो इनकी कहानियाँ होती है, जो इनके जो ये लिखते हैं, उनमें क्या देखते हैं कि सामान्यतः वैष्णववाद, सूफीवाद और अद्वैतवाद आदि जो है दर्शनों से ये प्रभावित होते हैं, जबकि सूफी काव्यधारा जो है वो सूफी दर्शन से ही अपने आधार मानते हैं, ठीक है। जो सूफी काव्यधारा है ये सूफी दर्शन को ही अपना आधार मानती है, ठीक है। पहली बात क्या हो गई कि संत काव्यधारा जो है वो वैष्णववाद, सूफीवाद और अद्वैतवाद आदि दर्शनों से एक साथ प्रभावित है, जबकि सूफी काव्यधारा सूफी दर्शन को अपना आधार मानती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि रहस्यवाद। संत कवियों के यहाँ देखिए, संत कवियों के यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद मुख्यतः है, जबकि भावनात्मक रहस्यवाद गौण रूप से, मतलब बहुत कम है। जो भावनात्मक और रहस्यवाद का उपयोग यहाँ पे इनकी रचनाओं में बहुत कम किया गया है, जबकि साधनात्मक और रहस्यवाद मुख्यतः इनकी प्रमुखता रचना है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें कि सूफी काव्यधारा में मुख्यतः भावनात्मक और रहस्यवाद पर आधारित रचनाएं की गई है, यानी इसका जो आधार है वो सूफी काव्यधारा मुख्यतः भावनात्मक और रहस्यवाद पर आधारित है, ठीक है। भाषा देखें तो भाषा अगर देखें तो संत काव्यधारा विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से बनी है, जिसे हम पंचमेल खिचड़ी या फिर सुधक्कड़ी भाषा का प्रयोग करती है, जबकि सूफी काव्यधारा मुख्यतः ठेठ अवधि का है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो संत काव्यधारा है वो विभिन्न भाषाओं यानी का मिश्रण से बनी है, ठीक है, जिसे पंचमेल खिचड़ी, मतलब इनमें कई तरह की भाषा जो है सम्मिश्रण है, और जिसे हम सुधक्कड़ी भाषा का प्रयोग करती है। जबकि जो सूफी काव्यधारा है वो मुख्यतः ठेठ अवधि यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अगला जो डिफरेंस है सूफी काव्यधारा में फारसी
प्रभाव और संत काव्यधारा से अधिक है। ठीक है, सूफी काव्यधारा में फारसी जो प्रभाव है वो संत काव्यधारा से अधिक है। चौथी बात हो गई। पांचवी देखते हैं कि छंद के स्तर पर सूफी काव्यधारा, छंद के स्तर पर सूफी काव्यधारा मुख्यतः दोहा, चौपाई, जबकि संत काव्यधारा साखी, ठीक है, और शबद आदि छंदों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कबीर जैसे कवियों ने कई जगह सूफी काव्यधारा में अपनी वैचारिक ऊर्जा ग्रहण की है। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि छंद के स्तर पर अगर हमें इस पर डिवाइड किया जाए तो सूफी काव्यधारा में मुख्यतः दोहा, चौपाई ये जो है मुख्यतः है, जबकि संत काव्यधारा में साखी, शबद आदि जो हैं छंदों का प्रयोग किया गया है। हालांकि कबीर जैसे कवियों ने कई जगह पर सूफी काव्यधारा में अपनी वैचारिक ऊर्जा का भी प्रयोग किया है। ठीक है, इससे परे होकर भी इन्होंने रचनाएं की है। समग्रतः दोनों धाराओं का योगदान जो है वो हिंदी कविता के विकास में अप्रतिम है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। एक बार फिर से सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। संत काव्यधारा व सूफी काव्यधारा यूँ तो कई स्तरों पर समान है, परंतु उनकी कुछ विभिन्नताएं दृष्टव्य हैं, जो कि इस प्रकार है। संत काव्यधारा का दार्शनिक आधार अनिश्चित है। ये कवि वैष्णववाद, सूफीवाद, अद्वैतवाद आदि दर्शनों से एक साथ प्रभावित दिखते हैं, जबकि सूफी काव्यधारा सूफी दर्शन को अपना आधार मानती है। रहस्यवाद की बात किया जाए तो संत कवियों के यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद मुख्यतः, जबकि भावनात्मक रहस्यवाद गौण रूप से मिलता है, जबकि सूफी काव्यधारा मुख्यतः भावनात्मक रहस्यवाद पर आधारित है। भाषा की बात किया जाए तो संत काव्यधारा विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से बनी है, जिसे पंचमेल खिचड़ी या फिर सुधक्कड़ी भाषा का प्रयोग करती है, जबकि सूफी काव्यधारा मुख्यतः ठेठ अवधि का रूप है। सूफी काव्यधारा में फारसी का प्रभाव संत काव्यधारा की अपेक्षा अधिक है, यानी सूफी काव्यधारा में फारसी का उपयोग अधिक मिलता है। छंद के आधार पर सूफी काव्यधारा मुख्यतः दोहा, चौपाई आदि रूपों में विभाजित है, जबकि संत काव्यधारा में साखी, शबद आदि छंदों में विभाजित है। हालांकि कबीर जैसे कवियों ने कई जगह सूफी काव्यधारा में अपनी वैचारिक ऊर्जा का प्रयोग किया है और समग्र दोनों धाराओं का योगदान हिंदी कविता के विकास में अप्रतिम है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगला हम देखते हैं कि आंचलिक कहानियाँ क्या होती है। आंचलिक कहानियों से संबंधित यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आंचलिक कहानियाँ क्या होती हैं, उसको देखते हैं। हम देखते हैं कि आंचलिक कहानियाँ क्या होती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली आंचलिक कहानियों से तात्पर्य ऐसी कहानियों से है जो किसी अंचल विशेष, अंचल मतलब क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र, ठीक है, तो किसी अंचल, किसी क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों पर आधारित हो अथवा उस अंचल की समग्रता में धारण करती हो। ठीक है, मतलब कि किसी ऐसे विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष क्षेत्र की जब कहानी को हम उसकी भाषा में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आंचलिक कहानी। तो ऐसी कहानियों की प्रमुख विशेषताओं में उसमें प्रयुक्त अंचल विशेष की भाषा से संबंधित देशज शब्दों की प्रचुरता होती है। ठीक है, उसमें जो भाषा होती है वो देशज शब्दों की प्रचुरता इसमें पाई गई है। तो अगला जो पॉइंट है कि देशज शब्दों की प्रचुरता, एक तरफ जहाँ अंचल विशेष मतलब कि जिस क्षेत्र में लिखी गई है उस क्षेत्र की भाषा है और उस क्षेत्र के लोग उस भाषा को पढ़ सकते हैं, वो उसके लिए तो क्या होगी, सुग्राह्यमान होगी। मतलब देशज शब्दों की प्रचुरता एक तरफ जहां अंचल विशेष के व्यक्तियों के लिए उस कहानी के लिए सुग्राह्य बना देती है, वहीं दूसरों के लिए दुरूह मतलब क्या होता है कि दूसरों के लिए कठिन शब्द होता है। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए एक कन्नड़ मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए केरल वाला कोई जो विशेष आंचलिक कहानियों के अंतर्गत वहाँ पे केरल में जो रचनाएं की गई है वो केरल के लिए तो सही होगी, लेकिन अगर वहीं उत्तर भारत का कोई व्यक्ति अगर केरल की कहानियों को पढ़ना चाहे तो उसके लिए क्या होगी, कठिन होगी, दुरूह होगी, तो वो उस भाषा को समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो ये चीज़ें बताई गई। तो एक भाषा के लिए, एक क्षेत्र के जहाँ पर ये सुग्राह्य होती है वहीं दूसरे क्षेत्र के लिए द्रोह की भांति होती है। परंतु इसमें उठाई गई जो समस्याएं होती है वो कहीं ना कहीं समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स आप जिसे आप समझ सकते हैं कि समसामयिक समस्याओं से कुछ जुड़ जाती हैं और देश काल की अतिक्रमण करती है। रांगेय रहाव की कुछ कहानियाँ इस वर्ग में शामिल की जा सकती है। रांगेय रहाव, ठीक है, एक बार फिर तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि आंचलिक कहानी से तात्पर्य ऐसी कहानियों से है जो किसी अंचल विशेष की परिस्थितियों पर आधारित हो अथवा उस अंचल को समग्रता से धारण करती हो। ठीक है, और उस अंचल को समग्रता से धारण करती हो। ऐसी कहानियों की प्रमुख विशेषताओं में उनमें प्रयुक्त अंचल विशेष की भाषा से संबंधित देशज शब्दों की प्रचुरता होती है।
देशज शब्दों की प्रचुरता एक तरफ जहां अंचल विशेष के व्यक्तियों के लिए उस कहानी को सुग्राह्य बना देती है, तो वहीं दूसरों लोगों के लिए दुरूह, परंतु उसमें उठाई गई समस्याएं कहीं न कहीं समसामयिक समस्याओं से जुड़ जाती हैं और देश काल की अतिक्रमण करती है। रांगेय राहाव की कुछ कहानियों इस वर्ग में शामिल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इप्टा क्या होती है। इप्टा से संबंधित आपको यहाँ पे 150 शब्दों में आपको इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में अगर साधारणतः बात किया जाए तो इप्टा एक ऐसा रंगमंच होता है जहां अभिनेता जो होते हैं वो सामाजिक और राजनीतिक पक्षों को नाटक के माध्यम से दर्शकों के सामने रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें एक समझने का प्रयास करेंगे कि इप्टा का जो पूरा नाम है वो इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन है। क्या नाम है? इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, जो कि फ्रांस के पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन से अपनी वैचारिक ऊर्जा ग्रहण करती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि जो इप्टा का पूरा नाम है वो इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन है, जो कि फ्रांस के पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन से अपनी वैचारिक ऊर्जा ग्रहण करती है। इप्टा का मुख्य योगदान राष्ट्रीय आंदोलन समाजवादी आंदोलन के प्रसार में है तथा इसने इस विचारधाराओं से संबंधित नाटकों का प्रणयन व मंचन कर रंगमंच के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बेसिकली इसमें बताया गया है कि इप्टा जो है वो मुख्यतः एक रंगमंच है जिसमें हम राष्ट्रवादी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन को प्रसार करते हैं और अपने नाटक के माध्यम से प्रणयन एवं मंचन करते हैं, इसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, वही बताने की कोशिश की गई है कि इप्टा का जो मुख्य योगदान है वो राष्ट्रीय आंदोलन और समाजवादी आंदोलन के प्रसार से है और तथा इसने इस विचारधाराओं से संबंधित नाटकों का प्रणयन व मंचन कर रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इप्टा से संबंधित प्रमुख हस्तियों में अगर बात किया जाए तो उस दौर के समस्त वामपंथी विचारधारा के जो लोग थे, जो लेखक, जो नाटककार थे, वो मुख्य रूप से नामित किए जाते थे, जैसे रामविलास शर्मा, ठीक है, रांगेय राघव, कैफी, आजमी इत्यादि। ये थे वामपंथी विचारधारा के लेखक नाटककार जो थे। कौन कौन से थे? एक तो रामविलास शर्मा थे, रांगेय राघव थे, ठीक है, और कैफी और आजमी, ये वामपंथी के विचारधारा के लेखक और नाटककार थे जो कि रंगमंच की सहायता से समाजवादी आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी विचारधाराओं से संबंधित नाटकों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करते थे। वहीं बात किया जाए तो बलराज साहनी इप्टा से संबंधित प्रमुख अभिनेता थे तथा नाटकों के मंचन में प्रमुख योगदान देते थे। जो बलराज साहनी थे वो इप्टा से संबंधित प्रमुख अभिनेता थे तथा नाटकों और मंचन के प्रमुख योगदान देते थे। पृथ्वी थिएटर से संबंध बनने के बाद पृथ्वी थिएटर के कलाकार भी इप्टा में अपनी प्रस्तुति देने लगे। ठीक है, एक उस समय क्या हुआ करती थी, उसमें एक पृथ्वी थिएटर होती थी जो कि बाद में जो है किससे संबंधित हो गई, ये इप्टा से संबंधित हो गई, जिसके कलाकार भी अब इप्टा से संबंधित अपनी प्रस्तुतिकरण को देने लगे। इप्टा आज भी सामाजिक व राष्ट्रीय महत्व के नाटकों के बीच मंथन की सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ठीक है, एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लेते हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ा है। इप्टा का पूरा नाम इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन है, जो कि फ्रांस के पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन से अपनी वैचारिक ऊर्जा ग्रहण करती है। ठीक है, ये किससे प्रभावित है? फ्रांस की पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन से। और इप्टा का मुख्य योगदान जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन तथा समाजवादी आंदोलन के प्रसार से है तथा इसने इस विचारधाराओं से संबंधित नाटकों का प्रणयन व मंचन कर रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इप्टा से संबंधित प्रमुख हस्तियों में उस दौर के समस्त वामपंथी विचारधारा के लेखक नाटककार मुख्य रूप से नामित किए जाते थे, यथा रामविलास शर्मा, रांगेय राघव और कैफी आजमी इत्यादि। बलराज साहनी इप्टा से संबंधित प्रमुख अभिनेता थे तथा नाटकों के मंचन में प्रमुख योगदान देते थे। पृथ्वी थिएटर से संबंध बनने के बाद पृथ्वी थिएटर के कलाकार भी इप्टा में अपनी प्रस्तुति देने लगे। ठीक है, इप्टा आज भी सामाजिक व राष्ट्रीय महत्व के नाटकों के बीच मंचन के सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा है। तो ये हमारा टॉपिक भी समाप्त होता है। अगला हमारा छठा क्वेश्चन का छठा जो नंबर है, छठा का हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान अप्रतिम है, लेकिन उसकी कई सीमाएं भी हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसके एक बार। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान तो अप्रतिम है, लेकिन कुछ सीमाएं हैं, कई सीमाएं हैं जो कि लिमिटेशंस, बाउंडेशंस हैं। ठीक है, जो कि उनके काव्य में साफ साफ दर्शाती हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए
कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल जी जो है वो शीर्ष पुरुष माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने पहली बार साहित्य इतिहास लेखन की परिपक्व इतिहास दृष्टि और प्रामाणिक तथ्यों तथा वैज्ञानिक काल विभाजन से समृद्ध किया तथा एक प्रौढ़ परंपरा की स्थापना की। ठीक है, यह बताने की कोशिश की गई है कि जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अगर आचार्य शुक्ल का नाम बताया जाए तो वो शीर्ष पुरुष माने जाते हैं। ठीक है, सबसे शीर्षतम ऊपर में उनका नाम लिया जाता है। आचार्य शुक्ल ने पहली बार जो है साहित्य इतिहास के लेखन को परिपक्व इतिहास दृष्टि और प्रामाणिक तथ्यों तथा वैज्ञानिक काल विभाजन से समृद्ध किया। ये इन्हीं की देन थी कि जो साहित्य इतिहास का जो विभाजन हुआ है आज हमारे, वो प्रामाणिक तथ्यों और वैज्ञानिक काल विभाजन के समृद्ध किया था। ठीक है, उसके बेसिस पे इन्होंने किया था, उसके आधार पर, तथा एक प्रौढ़ परंपरा की स्थापना की। उनके योगदान के कारण ही आज भी साहित्य इतिहास के लेखन उन्हीं के विचारों के इर्द गिर्द घूमता है, या तो उनके विरोध में या तो सहमति में। तब भी उनके लेखन में कुछ सीमाएं दृष्टव्य हैं। ठीक है, अब उनको सीमाओं को बात कर लेते हैं कि क्षण, जाति और वातावरण पर आधारित वैज्ञानिक दृष्टि ने तत्कालीन परिस्थितियों को तो स्थान दिया, परंतु परंपरा व साहित्यकार का व्यक्तित्व उनके यहाँ नकार दिया गया, जिस कारण वे भक्ति आंदोलन को सिर्फ इस्लामी आक्रमणों का क्या प्रभाव मानते थे। ठीक है, मान बैठे। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि वो क्षण, जाति और वातावरण पर आधारित वैज्ञानिक दृष्टि ने तात्कालीन परिस्थितियों को स्थान दिया। मतलब जिस प्रकार की स्थितियाँ थी, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, उसने जो है जाति वातावरण पर आधारित जो वैज्ञानिक दृष्टि थी उसके तो स्थान दिया, लेकिन यहाँ पर जो है परंपरा और साहित्यकार के व्यक्तित्व का उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसको नकार दिया। इसी कारण वे कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ था वो सिर्फ इस्लामी आक्रमणों के प्रभाव में शुरू हुआ था। जब इस्लामी आक्रमण यहाँ पर आए तब कुछ लोगों को यहाँ पर यह महसूस हुआ कि हमें अब भक्ति को बचाना है, भक्ति आंदोलन को बढ़ाना है, जो हमारी संस्कृति जो सभ्यता है उसको बचाने के लिए जो है ये भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुई। जबकि वास्तविकता जो है वो साहित्यकार के व्यक्तित्व को और यहाँ पे परंपरा जो चली आ रही थी उसको यहाँ पे नकार दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें दर्शाई गई है। साथ ही साथ प्रबंध, काव्यधारा और सगुण काव्य के प्रति उनके आग्रह के कारण मुक्तक तथा निर्गुण काव्यधारा, देखिए एक बात ध्यान समझने का कोशिश कीजिए कि प्रबंध काव्यधारा और सगुण काव्य के प्रति उनके आग्रह के कारण मुक्तक तथा निर्गुण काव्यधारा को इनके लेखन में पर्याप्त सम्मान व स्थान नहीं मिला। ठीक है, इनका प्रमुख कारण जो है उनकी मर्यादावादी, अभिजात्यवादी और दृष्टि मानी जाती है। ठीक है, इनमें बताया गया है कि जो स्थान मिलना चाहिए निर्गुण काव्यधारा को, मुक्तक तथा निर्गुण काव्यधारा को, ठीक है, वो इनके काव्य में लेखन में पर्याप्त सम्मान नहीं मिला है, क्योंकि इनकी मर्यादावादी और अभिजात्यवादी दृष्टि जो है इनकी विशेष यहाँ पे मानी जाती है। कारण कबीर की संवेदना को उन्होंने सराहा, पर अभिजात्यवादी दृष्टि से कारण कबीर की भाषा उन्हें खुरदरी ही लगी। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा कि कबीर की जो संवेदना थी उनको इन्होंने सराहा तो, लेकिन जिनकी जो अभिजातवादी दृष्टि थी, ये इनकी जो अभिजातवादी, आपको पता होगा ना, अभिजातवादी मर्यादावादी जो दृष्टि थी, इसके कारण जो है कबीरदास की बोली को, कबीरदास की भाषा को इन्होंने खुरदरी ही कहा। सूफी काव्यधारा को वे फारसी प्रभाव से सम्मत बताते थे। ठीक है, वे कहते थे कि जो सूफी काव्यधारा की जो भाषा है वो फारसी प्रभाव से उत्पन्न हुई है, मुख्यतः मुसलमान धर्म से जोड़ते हुए, जबकि बाद में यह गणपति चंद्र गुप्त ने यह सिद्ध किया कि सूफी परंपरा का बहुतांश भारतीय ही है। ठीक है, जो सूफी परंपरा का जो बहुत सा हिस्सा है वो क्या है, भारतीय ही है। आदिकाल का नामकरण उन्होंने बहुतायत प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल कर दिया, जबकि वीरगाथा काव्य जो है वो बहुतायती के बावजूद संपूर्ण को छोटा हिस्सा ही था। ठीक है, जिसके कारण उन्हें समस्त धर्म साहित्य सिद्धनाथ जो है आदि को साहित्य से अलग करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो उन्होंने नामकरण किया था आदिकाल में वीरगाथा काल का नाम पर, उनको बताया जाता है कि कुछ ही ऐसे वहाँ पर उस समय कुछ ही ऐसे साहित्य लिखे गए थे जो वीर गाथाओं पर आधारित थे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे सिद्धनाथ साहित्य से अलग रख करना पड़ा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। अपने समकालीन रचनाकारों तथा जैसे प्रेमचंद तथा प्रतीकवादी आंदोलनों, ठीक है, प्रतीकवादी आंदोलनों जैसे छायावाद को वे यथोचित महत्व नहीं दे सके तथा प्रतीकवाद को तिरस्कृत करते रहे, जिसके कारण समस्त छायावादी कवियों को आलोचना के क्षेत्र में उतरना पड़ा।
ठीक है। उनकी इस सीमाओं के बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व गणपति चंद्र गुप्त जैसे विद्वानों ने समग्रता से मूल्यांकन कर अपेक्षित सुधार किए तथा साहित्य इतिहास की व्यवस्थित किया। ठीक है। अब देखिए अगला, तब भी कहना न होगा कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखा गया है। तब भी कहना ना होगा कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी साहित्य इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है एवं साहित्य इतिहास में आचार्य शुक्ल का नाम सदैव सम्मान से लिया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो कि यहाँ पे लास्ट में आपने क्रिटिसिज्म किया। ठीक है। उनकी जो सीमाएं थी उसको दर्शाया, तो लेकिन यहाँ पे लास्ट में आपको ने ये भी बता दिया कि हालांकि ये सब तो चीज़ें ठीक है, लेकिन साहित्य के इतिहास की दृष्टि से जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उन सभी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद, माफ़ कीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जो उनका नाम है वो सम्मान से लिया जाएगा वर्तमान समय से भी और भविष्यकाल में भी। तो एक बार फिर सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल शीर्ष पुरुष माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने पहली बार साहित्य इतिहास लेखन को परिपक्व इतिहास दृष्टि, प्रामाणिक तथ्यों तथा वैज्ञानिक काल विभाजन से संबद्ध किया तथा एक प्रवण परंपरा की स्थापना की। उनके योगदान के कारण ही आज भी साहित्य इतिहास लेखन उन्हीं के विचारों के इर्द गिर्द घूमता है, या तो उनके विरोध में या तो सहमति में। तब भी उनके लेखन में कुछ सीमाएं दृष्टव्य हैं, जैसे क्षण, जाति और वातावरण पर आधारित वैज्ञानिक दृष्टि ने तात्कालीन परिस्थितियों को तो स्थान दिया, परंतु परंपरा व साहित्यकार के व्यक्तित्व को उनके यहाँ नकार दिया गया, जिस कारण वे भक्ति आंदोलन को सिर्फ इस्लामी आक्रमणों का प्रभाव मानते थे। प्रबंध काव्य धारा और सगुण काव्य के प्रति उनके आग्रह के कारण मुक्तक तथा निर्गुण काव्य धारा को उनके लेखन में पर्याप्त सम्मान व स्थान नहीं मिला। इनका प्रमुख कारण उनकी मर्यादावादी अभिजात्यवादी दृष्टि मानी जाती है। मर्यादावादी और अभिजात्यवादी दृष्टि। कबीर की संवेदना को उन्होंने सराहा, पर अभिजात्यवादी दृष्टि के कारण कबीर की भाषा उन्हें खुरदरी ही लगी। ठीक है। सूफी काव्य धारा को वे फारसी प्रभाव से सम्मत बताते हैं तथा मुख्यतः मुसलमान धर्म से जोड़ते हैं, जबकि बाद में गणपति चंद्रगुप्त ने सिद्ध किया कि सूफी परंपरा का बहुतांश भारतीय ही है। आदिकाल का नामकरण उन्होंने बहुत्याप्त प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल कर दिया था, जबकि वीरगाथा काल काव्य जो है वो बहुत्याप्ति के बावजूद संपूर्ण को छोटा हिस्सा ही था, जिसके कारण उन्हें समस्त धर्म साहित्य जो था सिद्धनाथ आदि को साहित्य से अलग करना पड़ा। अपने समकालीन रचनाकारों यथा प्रेमचंद्र तथा प्रतीकवादी आलोचकों जैसे छायावाद को वे यथोचित महत्व नहीं दे सके तथा प्रतीकवाद को तिरस्कृत करते रहे, जिसके कारण समस्त छायावादी व कवियों को आलोचना के क्षेत्र में उतरना पड़ा। उनकी इस सीमाओं के बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व गणपति चंद्रगुप्त जैसे विद्वान ने समग्रता से मूल्यांकन कर अपेक्षित सुधार किया तथा साहित्य इतिहास की व्यवस्थित कर दिया। तब भी कहना न होगा कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया है और हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी साहित्य इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है एवं साहित्य इतिहास के आचार्य शुक्ल का नाम सदैव सम्मान से लिया जाएगा। तो ये जो टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब अगला हम जो देखेंगे वह हम देखेंगे कि दलित जीवन की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी कहानी पर विचार की। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार। तो अगला हमारा जो है वो ख है, दलित जीवन की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी कहानी पर विचार कीजिए। यानी दलित जीवन की अभिव्यक्ति जिस प्रकार से कहानियों में, जिस प्रकार से रचनाओं में किस प्रकार से की गई है, ऐसे कौन कौन से रचनाकार है जिन्होंने अपनी रचनाओं में जो है वो दलितों का ध्यान रखा है, दलितों के जीवन शैली से कुछ सीख करके वहाँ पर अपनी कविताओं को, अपनी रचनाओं को किया है, तो उसको यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो हिंदी कहानी अपनी शुरुआत से ही समाज के प्रत्येक वर्ग को साहित्य लेखन में स्थान दिलाने के लिए संघर्षरत रही है। देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे ढंग से इन्होंने प्रस्तुतिकरण की है कि हिंदी कहानी अपनी शुरुआत से ही समाज के प्रत्येक वर्ग को साहित्य लेखन में स्थान दिलाने के लिए संघर्षरत रही है। कहानी के शुरुआती दौर में हालांकि दलित रचनाकार अपनी स्वयं वेदना लेकर उपस्थित नहीं हो पाए, पर
प्रेमचंद्र जी की कहानियों में दलित शोषण एवं दलित जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। क्या हुआ है? मार्मिक चित्रण हुआ है। वह अपने आप में उत्कृष्ट हो, चाहे वह सदगति का दुखी हो या फिर कफन का माधव या फिर अन्य पात्र, ठीक है, अन्य पात्र। उन्होंने दलित जीवन के प्रत्येक पक्ष को उखाड़ कर रख दिया है। क्या कहा है कि कहानी के शुरुआती दौर में क्या हुआ, हालांकि दलित रचनाकार अपनी स्वयं वेदना लेकर उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन प्रेमचंद्र जी की कहानियों में दलित शोषण एवं दलित जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। वह अपने आप में उत्कृष्ट हो, चाहे, ठीक है, चाहे सदगति का दुखी हो या फिर कफन हो या फिर कफन का माधव या फिर अन्य पात्र, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा कि सदगति का दुखी हो या फिर कफन का माधव हो, कफन माधव पात्र है ना, आपको पता होगा, या फिर अन्य पात्र। उन्होंने दलित जीवन के प्रत्येक पक्ष को उखाड़ कर रख दिया है। प्रेमचंद्र के बाद कुछ समाजवादी कहानीकारों जैसे रागे राघव, यशपाल आदि ने भी दलित जीवन को अभिव्यक्त करने का सफल प्रयास किया है तथा मुजराहस के टैफ्यू दलित जीवन अभिव्यक्ति में बड़ी छलांग तब लगाई जब दलित साहित्यकारों ने घोषित कर दिया कि संवेदना चाहे जितनी गहरी क्यों न हो वह स्वयं वेदना की बराबरी नहीं कर सकती। ऐसे साहित्यकार अपने अनुभव लेकर लेखक के क्षेत्र में आए तथा दलित दृष्टि से साहित्य लेखन किया। वहीं बात किया जाए डॉक्टर धर्मवीर भारती, ठीक है, जो डॉक्टर धर्मवीर भारती थे और जयप्रकाश करदत्त थे, मोहनदास थे, ठीक है, नैमिष राय थे आदि साहित्यकारों की सलाम लाठी जैसी कहानियाँ विशिष्ट स्थान पात्र हैं। अब दलित महिला लेखकों ने अपने साहित्य में दोहरे शोषण की अभिव्यक्ति की है। एक तो सवर्णों के खिलाफ, दूसरा दलित समाज के ही पुरुषों के खिलाफ। सुशीला टाकभौरे जैसी लेखिकाएं इस दृष्टि से सीलिया जैसी कहानियों को लेकर आई। आज भी नई पीढ़ी के दलित लेखक आधुनिक समाज में व्याप्त शोषण तंत्र को उजागर करने में लगे हैं तथा दलित लेखन को एक नई दिशा तथा दशा प्रदान करने में लगे हैं। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से ऐसे लेखक थे जिन्होंने दलितों के जीवन की व्यथा को समझा, दलितों के जीवन को समझा और दलितों के जीवन के ऊपर जो है अपनी रचनाएं की। तो उन्हीं को हमने यहाँ पे एक बार डिस्कशन किया है। एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि हिंदी कहानी अपनी शुरुआत से ही समाज के प्रत्येक वर्ग को साहित्य लेखन में स्थान दिलाने के लिए संघर्षरत रही है। कहानी के शुरुआती दौर में हालांकि दलित रचनाकार अपनी स्वयं वेदना को लेकर उपस्थित नहीं हो पाए, पर प्रेमचंद्र की जो कहानियों में दलित शोषण एवं दलित जीवन का जो मार्मिक चित्रण हुआ है वह अपने आप में उत्कृष्ट हो, चाहे वह सदगति का दुखी हो या फिर कफन का माधव हो या फिर अन्य पात्र। उन्होंने दलित जीवन के प्रत्येक पक्ष को उखाड़ कर रख दिया है। प्रत्येक पक्षों पर यहाँ पे बात किया है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद के बाद कुछ समाजवादी कहानीकारों जैसे कि रागे राघव, ठीक है, और यशपाल आदि ने भी दलित जीवन को अभिव्यक्ति करने का सफल प्रयास किया है। जैसे मुजराहस के टैफ्यू दलित जीवनाभिव्यक्ति में बड़ी छलांग तब लगाई है जब दलित साहित्यकारों ने घोषित कर दिया कि संवेदना चाहे जितनी गहरी हो वह स्वयं वेदना की बराबरी नहीं कर सकती है। ऐसे साहित्यकार अपने अनुभव लेकर लेखक के क्षेत्र में आए तथा दलित दृष्टि से साहित्य लेखन किया। वहीं बात किया जाए डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश करदत्त, मोहनदास, नैमिष राय आदि साहित्यकारों की सलाम लाठी जैसी कहानियाँ विशिष्ट स्थान पात्र है। दलितों महिला लेखकों ने अपने साहित्य में दोहरे शोषण की अभिव्यक्ति की, एक तो सवर्णों के खिलाफ और दूसरा दलित समाज के ही पुरुषों के खिलाफ, ठीक है। जो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, जो दलित महिला जो लेखिका थी उन्होंने अपने साहित्य में दोहरे शोषण, मतलब एक दलित पर किस प्रकार से दोहरे प्रकार के शोषण होते हैं जो एक दलित महिला होती है उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। एक तो सवर्णों के खिलाफ, ठीक है, एक सवर्ण जो है उस पर शोषण करते हैं, दूसरा जो दलित समाज के ही पुरुष के खिलाफ, ठीक है। सुशीला टाकभौरे जैसी लेखिकाएं इस दृष्टि से सीलिया जैसी कहानियों को लेकर आई। आज भी नई पीढ़ी के दलित लेखक आधुनिक समाज में व्याप्त शोषण तंत्र को उजागर करने में लगे हैं तथा दलित लेखक को एक नई दिशा तथा दशा प्रदान कर रहे हैं। आई थिंक ये समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं। अगला हमारा है फारसी रंगमंच की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
तो इसको एक बार देख लेते हैं कि पारसी, यहाँ पे फारसी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, पारसी रंगमंच की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पारसी रंगमंच जो है वो हिंदी का प्रथम व्यावसायिक रंगमंच माना जाता है, ठीक है। हिंदी का प्रथम व्यावसायिक रंगमंच, बेसिकली क्या होता था कि ये रंगमंच की सहायता से बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुतिकरण करते थे, नाटक करते थे, जैसे सीताहरण हो गया, ठीक है, कुछ लैला मजनू हो गया, इस टाइप के। और ये दृश्यों को भी इस तरह से मनोरम दृश्य से दिखाते थे, जैसे वर्षा हो गई, स्नान कोई करता हुआ हो गया, तो बड़े क्षण भर में क्या होता था कि सीन चेंज हो जाता था। पर्दे, बहुत बड़े बड़े पर्दे होते थे, ठीक है, तो पर्दों को जैसे ही बंद करते थे वहाँ पे अगला पर्दा खोलते थे, वहाँ पर स्नान कर रही है, दूसरा सीन जो है जंगल का दिखाया जाता था। तो वहाँ पे पर्दों का इस्तेमाल जो है, क्रिएटिव एनिमेशन का इस्तेमाल बहुत किया जाता था। तो वही तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई है कि जो पारसी रंगमंच था वो हिंदी का प्रथम व्यावसायिक रंगमंच था, ठीक है, जिसने नाटक को जनता से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली क्या है कि भड़कीली मनसज्जा तथा सज्जित पर्दों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्या कहा गया कि भड़कीली मंच सज्जा तथा सज्जित पर्दों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। नृत्य तथा गीतों का अधिकता दिखाई गई है और भाषा तिरेक पूर्ण संवाद, योजना तथा अत्यांतिक अभिनय शैली, ठीक है। क्या क्या बताया गया है यहाँ पे, भड़कीली मनसज्जा तथा सज्जित पर्दों का अत्यधिक प्रयोग। यहाँ पे जो पर्दे होते थे, जो रंगमंच तैयार होता था वो बहुत भड़कीली होते थे, ठीक है। उसमें तमाम प्रकार के एनिमेशंस क्रिएचर जो है वहाँ पे तैयार किए जाते थे और नृत्य तथा गीतों की अधिकता होती थी, ठीक है। यहाँ पे नाच गाने, ठीक है, जो गीतों की अधिकता होती थी, साथ ही साथ में जो भाषा तिरेकपूर्ण जो संवाद होता था वो योजनापूर्ण तथा अत्यांतिक अभिनय शैली, ठीक है, अत्यांगिक अभिनय शैली होती थी, ठीक, अभिनयपूर्ण यहाँ पे शैली का प्रयोग किया जाता था। आसान आमजन को समझ में आने वाली भाषा शैली होती थी। उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आसान भाषा होती थी जो कि आमजन को समझ में आ जाए, ठीक है, इस प्रकार की भाषाओं का उल्लेख किया जाता था। ये रंगमंच तकनीकी से अधिक प्रयोग पर आधारित है तथा ये वर्जित दृश्यों को भी मंचन भी सहजता से कर लेते थे, जैसे स्नान करता हुआ कोई स्त्री हो गई, मृत्यु हो गया, वर्षा हो गई इत्यादि। तो ये बहुत आसानी के साथ में तकनीकी का प्रयोग करके जो है यहाँ पर रंगमंच को प्रस्तुत कर देते थे। कथानक मुख्यतः जो होते थे वो पारंपरिक कथाओं जैसे कि रामायण, महाभारत आदि से लिया जाता था, या फिर प्रचलित प्रेम कथाओं जैसे कि लैला मजनू इत्यादि से। नाटक के बीच बीच में क्या होता था कि प्रहसनों का भी मंचन किया जाता था, जिससे कि मनोरंजन में अधिकतम किया जा सके। और ये रंगमंच एक टोली के रूप में चलती थी, ठीक है, जैसे एक जगह की फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला तो वो अपनी टोली लेके चलती थी दूसरी जगह, ठीक, तो वही यात्रा करते थे तथा विभिन्न स्थानों पर नाटकों का प्रदर्शन करते थे। आज भी होता है, ठीक है। पारसी रंगमंच के संबंधित प्रमुख नाटककारों में जो है वो आगा हथ्र और तुलसीदास शैदा आदि शामिल है तथा श्रवण कुमार सीताहरण जैसे नाटकों का मंथन भी प्रमुखता से किया जाता है। मर्यादावादी तथा अभिजात्यवादी नाटककार या जयशंकर प्रसाद इत्यादि हालांकि पारसी थिएटर की हेय दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, जो मर्यादावादी और अभिजात्यवादी नाटककार जो कि जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, ये पारसी थिएटर को क्या करते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण लाल और राम आलोचन पारसी थिएटर को रंगमंच के विकास का एक प्रमुख पड़ाव मानते तथा अफसोस जताते हैं कि इसे साहित्य में उचित स्थान नहीं मिला है, जिससे नाटक व जनता, साहित्य व धन आदि का संबंध टूट गया है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी भाषाओं में, छोटी परिभाषा में कि इन्होंने पूरा को समेट कर रख दिया है, जो कि मैं कहूँगा। एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है थोड़ा सरसरी निगाहों से, कि पारसी रंगमंच हिंदी का प्रथम व्यावसायिक रंगमंच माना जाता है, जिसने नाटक को जनता से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात किया जाए तो भड़कीली मनसज्जा तथा सज्जित पर्दों का अत्यधिक प्रयोग किया गया था इसमें, और नृत्य तथा गीतों की अधिकता होती थी, और भावातिरेकपूर्ण संवाद और योजना तथा अत्यांगिक अभिनय शैली होती थी। साथ ही साथ में आसान आमजन को समझ में आने वाली भाषा शैली, उर्दू तथा अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। ये रंगमंच तकनीकी के अधिक प्रयोग पर आधारित था तथा वर्जित दृश्यों का मंचन भी सहजता से कर देते थे, जैसे स्नान करते हुए, मृत्यु, वर्षा इत्यादि। कथानक मुख्यतः पारंपरिक कथकों जैसे कि रामायण, महाभारत आदि से लिया जाता था तथा या फिर प्रचलित प्रेम कथाओं जैसे कि लैला मजनू इत्यादि से लिया जाता था।
नाटक के बीच बीच में प्रहसनों का भी मंचन किया जाता था ताकि मनोरंजन को अधिकतम किया जा सके, और ये रंगमंच एक टोली के रूप में यात्रा करते थे तथा विभिन्न स्थानों पर नाटक को प्रदर्शित करते थे। पारसी रंगमंच के संबंध में प्रमुख नाटककारों ने जो है आगा हरत, तुलसीदास सैदा और आदि शामिल है तथा श्रवण कुमार सीताहरण जैसे नाटकों का मंचन प्रमुखता से किया जाता था। मर्यादावादी तथा अभिजात्यवादी नाटककार यथा जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इत्यादि हालांकि पारसी थिएटर को हेय दृष्टि से देखते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण लाल तथा समालोचक पारसी थिएटर को रंगमंच के विकास का एक प्रमुख पड़ाव मानते हैं तथा अफसोस जताते हैं कि इसे साहित्य में उचित स्थान नहीं मिला, जिसके कारण नाटक व जनता साहित्य व धन आदि का संबंध जो है वो टूट गया है। ये आई थिंक समाप्त हो गया, ये पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। जो एक पूरा टेस्ट होता है जिसमें हमने देखा था कि खंड का पूरा हम समाप्त कर दिए हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ें जो हैं कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझने में भी सहायक हुई होंगी, और इसी तरह हम यहाँ पे लगातार लाते रहेंगे। आपका फीडबैक जरूर यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।